जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये टॉप 30 वाली जो सीरीज चल रही थी उसी का ये नेक्स्ट वीडियो है। ठीक है, ये 29वां वीडियो है इसका। इसके पहले 28 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं मैंने उसमें, बहुत अच्छे तरीके से व्याख्यायित भी किया हुआ है, तो आप उसको देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखा है तो क्रम वाइज देखते चले आइए। यकीन मानिए, आप जो ये लिखा हुआ है कि कर लो जीएस मुट्ठी में, तो उस हिसाब से आपकी तैयारी भी होगी उसमें। जो आप नहीं जानते हैं नई चीज़, उसको नोट कर लीजिए, नोट्स बनाते चलिए, उसको रिवाइज भी करिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है भैया। ठीक है, रिवीजन करते रहिए, नहीं तो भूल जाएंगे। पढ़ते रहेंगे भूलते जाएंगे, एक तरफ पढ़ते रहेंगे दूसरी तरफ भूलते जाएंगे, तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के जो प्रश्न हैं, किसी भी परीक्षा में, चाहे वो पीएससी हो, चाहे स्टेट पीएससी, वनडे एग्जाम्स हो, इवन की यूपीएससी वाले भी प्रश्न हैं इसमें, तो वो सारे प्रश्नों को मैंने इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है। सभी इसमें महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, तो जो भी परीक्षा अभी होने वाली है, चाहे वो प्री हो 2023 वाला, आपका आर की परीक्षा होगी, बीईओ होगा, ठीक है, ये बीपीएससी की परीक्षा होने वाली है, यूपी पीसीएस जे, ठीक है, पीसीएस जे की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए यार। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, बस आपको एक जो नीचे बटन दिख रही है रेड कलर की, उसको प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए उसको। ठीक है, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ, तो आप वहाँ से ले लीजिए। टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दी हुई है, आप देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं स्टडी में इसके अलावा भी स्टडी मटेरियल्स वगैरह और जो कुछ प्रमुख जानकारी होती है वो देता रहता हूँ, तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है वो भी। ठीक है, ज्वाइन करिएगा और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। चलिए, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। हाँ, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो देखिए, जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें अगर आप जैव विविधता का संरक्षण करते हैं, तो जैव विविधता का जो संरक्षण है वो पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखता है, और यही आपको करना होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण। इसी तरीके से प्रश्नों को हल करते हैं हम लोग। अधोलिखित निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र जो है पृथ्वी पर सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? अगर आप देखिए, नहीं भी आपने पढ़ा है कहीं भी इस तरीके के प्रश्न को, तो सोचिए आप। देखिए, ये प्रश्न आया भी हुआ है 2002 और 2014 दोनों में आया हुआ है ये प्रश्न। देखिए, इस तरीके का जो प्रश्न है, आप कैसे इसको हल करेंगे? देखिए, सब पृथ्वी पर सबसे अधिक क्षेत्र में क्या चीज़ फैला हुआ है? तो आप देखेंगे कि जल, समुद्री जल जो है, वो समुद्रिक जल लगभग पृथ्वी पे 2/3 क्षेत्रों पे जल ही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रश्नों को हल कीजिए आप, तो ये आप समझ में आ जाएगा कि यही, ये जल जो भी है, सामुद्रिक जल, यही एक पारिस्थितिकी तंत्र है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक फैला हुआ है। ठीक है, और ये सामुद्रिक जो पारितंत्र होता है, ये सबसे स्थिर पारितंत्र कहलाता है। ये प्रश्न पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है और पीसीएस में भी कई बार पूछा गया है। आगे हो सकता है इसमें आपको मिलेगा वो प्रश्न। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया था। किसने परिभाषित किया था इसको? तो ये बेरॉज महोदय थे। ये हार्लॉन बेरॉज महोदय ने कहा था कि मानव पारिस्थितिकी जो है वो एक तरीके का, मतलब भूगोल को मानव पारिस्थितिकी ही बोला था कि भैया ये ह्यूमन इकोलॉजी ही है भूगोल। ठीक है, तो याद रखिएगा किसने कहा था? बेरॉज महोदय ने। हार्लॉन हार्लॉन बेरॉज, है ना, इनका नाम याद रखिएगा, थोड़ा अजीब सा लेकिन याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है वो। निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संगठकों में सम्मिलित नहीं किया जाता? जो पर्यावरण के मूल संगठक क्या होते हैं? तो पर्यावरण का जो संगठक होते हैं, आप देखिए उसमें जैविक होते हैं, अजैविक भी होते हैं। ठीक है, ऊर्जा भी होती है, ये तीनों तो होते हैं उसमें। ये स्थानिक स्पेशियल, ये कुछ ऐसा करके नहीं है, तो उसके मूल संगठकों में नहीं आता है ये याद रखिएगा, जैविक, अजैविक और ऊर्जा। ठीक, चलिए यहाँ से प्रश्न आगे बढ़ते हैं हम। किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना पड़ा था? कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा शहर था जहाँ पे जो वहाँ के जो औद्योगिक ये थे, उद्योग थे, उनको सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था कि भाई आप नेचुरल गैस पर आधारित इनको बनाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। तो ये जो कार्यक्रम हुआ था ये आगरा में हुआ था, याद रखिएगा। क्यों हुआ था? जो ताज एम्पोरियम बना है, आपको पता होगा, ताज कंसोर्टियम जो बोलते हैं उसको, उसमें क्या हुआ कि ताज, आगरे का जो ताजमहल है, ताजमहल का जो जो दीवारें हैं, जो संगमरमर लगा हुआ है व्हाइट कलर का, वो आप देखिए कि वहाँ पे उसमें पीलापन आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि यहाँ पे जो औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुआ था इसके चारों तरफ, उसमें वहाँ जो उनकी वजह से वातावरण इतना प्रदूषित हो गया कि एसिड रेन होती थी। एसिड रेन में क्या है, सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं, वो जल की बूंदों के साथ, कण के साथ मिल करके नीचे आते हैं और वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। चाहे वो आपकी पारिस्थितिकी तंत्र हो, उसके लिए भी नुकसानदायक है। जो उर्वर पृथ्वी की जो मृदा की उर्वरता है उसको भी कम कर देते हैं। जो महत्वपूर्ण जो बिल्डिंगें हैं उनको भी नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये, और मनुष्य के लिए तो नुकसानदायक है ही है। तो ये चीज़ था, इसी वजह से इसको चेंज करना पड़ा था, ये याद रखिएगा। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में तो देखिए, ऊर्जा व खनिज दोनों का लाभ, ये पहले भी मैं करवा चुका हूँ आपको। तो ऊर्जा और खनिज दोनों की हानि होती है, इसमें बताया भी था मैंने। ठीक है, 10% वाला नियम यहाँ याद रखिएगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो आपको दिखेगा ये।
जो इकोसिस्टम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पारिस्थितिकी तंत्र पे क्या है उसमें आपको देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था, तो ये मैंने आपको बताया था इसमें कि इन्होंने ही किया था, ये सही है। ठीक है, जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषी ऑटोट्रोफ्स कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये जो पौधे होते हैं आप ये सभी जो है क्या होते हैं, ये ऑटोट्रोफ्स होते हैं, ठीक, उत्पादक कहलाते हैं ये सब। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपयोग करते हैं, तो ये उपभोक्ता थोड़ी करता है, प्रकाश संश्लेषण तो उत्पादक करते हैं ना, उपभोक्ता थोड़ी करते हैं। उपभोक्ता तो प्राथमिक जो उत्पादक होते हैं उनको खाते हैं, है ना। वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, तो ऐसा नहीं है, कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक में करते हैं, ठीक। ये चलिए आगे बढ़िए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1 और 2 ए। कुछ पौधों की जड़ें विष के समान पदार्थों का श्रावण करके अन्य जाति के पौधों की वृद्धि को इनहिबिट करते हैं, यानी संदर्भित करती हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? इसको एलिलोपैथी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिलोपैथी, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। वो डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पूछा जाता है इस तरीके से, एलिलोपैथी क्या है वो भी मान लो ऐसे भी प्रश्न उल्टा पूछ सकता है। एलिलोपैथी किससे संबंधित है? तो एलिलोपैथी संबंधित है कि जो विष के समान पदार्थों का श्रावण करते हैं, जो कुछ पौधों की जड़ें और अन्य पौधों की जो वृद्धि होती है उनको इनहिबिट करती हैं, ठीक है, संदर्भित करती हैं, उनको बचाती हैं, तो एलिलोपैथी। 2 या 2 से अधिक जीवों के अंतर संबंध में एक जीव को लाभ होता है किंतु दूसरे जीव को हानि, किंतु हानि किसी को भी नहीं होती है, तो इस संबंध को क्या कहते हैं? देखिए ये अलग अलग चीज़ें हैं इसमें, सहभोजिता, सहजीवन, सहोपकारिता, ये सब अलग अलग हैं, ठीक है, तो इनको सबको याद रखिए क्योंकि ये पूछा जाता है ये। तो इसमें जो होगा करेक्ट आंसर, इसका होगा करेक्ट आंसर ए, सहभोजिता। 2 जीवों के बीच जो अंतर संबंध होता है, अगर उसमें एक को लाभ हो रहा हो और एक मतलब हानि किसी को भी ना हो लेकिन लाभ एक ही को हो, तो वो क्या कहलाता है? सहभोजिता। इसी तरीके से जो ये सहजीवन लिखा हुआ है, सहजीविता इसको बोलते हैं। सहजीविता का मतलब होता है कि इसको सिम्बोसिस बोलते हैं। क्या कहते हैं? सिम्बोसिस। जब 2 पौधे या जीवधारी साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? सहजीविता। नाम से ही समझ में आ जाएगा आपको कि क्या है वो, सहजीविता। सहजीविता का जो उदाहरण होता है उसको क्या कहते हैं? लाइकेन, बहुत सटीक उदाहरण है। और एक लेगुमिनेसी कुल के जो पौधे के जड़ों में जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो भी इसका एग्जाम्पल है। दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो वो क्या है? सिम्बायोसिस बोलते हैं उसको, सिम्बायोसिस, सहजीविता, ठीक है, सहजीवन। और सहभोजिता क्या है वो मैंने बता दिया, एक को लाभ होगा लेकिन नुकसान किसी को नहीं होगा, लेकिन लाभ एक ही को होगा, तो वो चीज़ याद रखिएगा। एक इसी में होता है ये मृतोपजीविता। मृतोपजीविता क्या है? जैसे जो पौधों का जो मतलब सड़ गल जाते हैं और उन पर कुछ उगता है, वो उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो वो मृतोपजीवी कहलाते हैं वो, ठीक है। ये एडिशनल जानकारी आप जानते रहिए क्योंकि क्या पता पूछ ले। जो आपने देखा होगा ना ये आप ले आते हैं ना कुकुरमुत्ता बोलते हैं ना, और उसको पेनिसिलियम, राइजोपस, ये सब ईस्ट, म्यूकर, ये सब क्या हैं? ये मृतोपजीवी जीव हैं, ये पदार्थ हैं, पौधे हैं। ये अपने जो पौधे सड़ गल जाते हैं उन पे उगते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। कंपोस्ट पे उगाया जाता है। मशरूम देखा है आपने? मशरूम की जो खेती होती है वो किस पे होती है? कंपोस्ट बनाया जाता है। कंपोस्ट क्या है? कंपोस्ट सड़े गले पदार्थों का ही खाद बना दिया जाता है, वो खाद पे ही वो उगते हैं। तो आपने देखा होगा मशरूम लेकर आते हैं ना, तो वो वही है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। परजीविता आपको पता होगा, पैरासिटिज्म जो बोलते हैं, पैरासाइट्स, तो उसमें क्या है? उसमें जो दूसरे के ऊपर अपना मतलब पूरी तरीके से उनके ऊपर आश्रित रहते हैं वो, है ना। अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे पौधों से ही वो उसके ऊपर चढ़ जाएंगे और मतलब चढ़ते जाएंगे और उसको पूरा हानि भी पहुंचाएंगे, उसी से चूसते भी रहेंगे उसको, तो वो पैरासाइट कहलाता है वो, ठीक। इस तरीके से याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए 100 का ये देखिए वायु क्या है। तो वायु क्या है भैया? एक मिश्रण है। ये मिश्रण किस प्रकार से? क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारी गैसेज हैं आपके भाई, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इसी में यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो पूरा वायु में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, आपको पता है कि लगभग 78%, है ना, और ऑक्सीजन जो है लगभग 21% है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें जो हैं वो पाई जाती हैं। तो ये भी याद रखिएगा, इस तरीके से प्रश्न भी पूछा गया है। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित हो जाता है? तो क्या जो घटपर्णी पौधा देखा है आपने, आप गूगल करके देखिएगा, उसका जो पत्ता होता है ना, पत्तियाँ जो होती हैं, लीव्स उसकी, वो ऐसे मतलब ऐसे पत्तियाँ होती हैं और पूरा वो ऐसे बन जाती हैं, उसमें रूपांतरित हो जाती हैं घट के रूप में। यानी जैसे यहाँ पे कोई चीज़, यहाँ पे आके कोई बैठा हो, कोई कीट मक्खी, उसको वो बंद कर लेती हैं अपने आप, ठीक है। तो इस तरीके से है वो, आप देखिएगा, उस पर डाल के देखिएगा आप गूगल पे, घटपर्णी, है ना। नीचे दिए गए वाक्यांशों को देखिए, कथन कारण देखिए। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं वो जलवायु का सही सूचकांक होती हैं। ये क्या ये सही है? देखिए, तो बिल्कुल सही है, प्राकृतिक वनस्पतियाँ सूचकांक होती हैं।
जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, जलप्रिय हैं तो आर्द्र जलवायु में ही पाए जाएंगे, तो ये ठीक है ना। उनके पौधों जो वनस्पतियों के प्रकार के ही रूप में आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जलवायु किस प्रकार की है, तो वो पता चल जाएगा आपको। पारिस्थितिकी तंत्र में जो इकोसिस्टम है उसमें तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है, जो तत्वों का चक्रण चलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो उसको कहते हैं हम लोग ये आपका जैव भू रासायनिक चक्र। क्या कहा जाता है? जैव भू रासायनिक चक्र। चक्र समझ रहे हैं आप कि किस किस रूप में, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सब अलग अलग तरीके से करते हैं उसको। ये जो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण है ये जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। इसका एक दूसरे तरीके से भी ये 2020 में पूछा गया है प्रश्न कि इकोसिस्टम में जो पोषक स्तरों के बीच में, जो घटकों के बीच में पोषण तत्व का चक्रण होता है वो क्या कहलाता है, तो वो भी इसी तरीके से है कि पोषण जो पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है, तो जैव भू रासायनिक तत्व ही कहलाता है, ये चक्र कहलाता है। याद रखिएगा, ये इस तरीके से भी प्रश्न पूछा गया है, तो क्या पता वैसे फिर से रिपीट हो जाए, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है, तो ये इकोलॉजिकल जो फुटप्रिंट है उसको ये बोलते हैं। 2012 में पूछा गया है ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ये बोला जाता है इसको, इस चीज़ को ये याद रखिएगा। इसका एक और प्रश्न बनता है, ये जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है इसके जो मापने की इकाई है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं भूमंडलीय हेक्टेयर। ये याद रखिएगा, क्या बोलते हैं उसको? भूमंडलीय हेक्टेयर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, उसकी इकाई भी पूछी जा सकती है और वो क्या बोलते हैं उसको, वो भी। तो इकोसिस्टम के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है, तो ये आप आसानी से बता सकते हैं कि उत्पादक कौन होता है, हरे पौधे। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र मैंने अभी बताया था, सबसे अधिक स्थायी कौन सा होता है, महासागर होते हैं, है ना। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते, क्यों नहीं बढ़ते? अगर कई पौधे आप लगाइए, देखिए अगर आप पौधे लगाते हैं 100-150 लगाते हैं तो उसमें से मतलब बहुत सारे तो नष्ट हो जाते हैं, नहीं उग पाते। तो क्या होता है कि प्रतिरोपण के दौरान उनके जो अधिकांश मूल रोम होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तो इसलिए वो नहीं उग पाते। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है, ये क्या कहलाती है? एक कोई निश्चित क्षेत्र है, मान लो ये यहाँ पे, वहाँ पे जो प्राणियों की संख्या है, निश्चित संख्या, उसको क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है उसको वहन क्षमता बोलते हैं ना, ये कैपेसिटी है इसकी, तो वो याद रखिएगा, वहन क्षमता। जो पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, किस आंदोलन का नारा था ये? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता, ये चिपको आंदोलन का था ये, ठीक है, याद रखिएगा, चिपको आंदोलन। इनके प्रणेता का नाम याद रखिएगा, अभी हाल ही फिलहाल में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है, तो उच्चतम जो पोषण स्तर प्राप्त किया जाता है वो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? जो ओमनीवोरस होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सब कुछ खाते हैं, डायरेक्ट घास फूस भी खा लेंगे, या मतलब वेज जिसको बोलते हैं आप, शाकाहारी भी होते हैं, सर्वाहारी भी होते हैं, इसलिए उनको उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है वो, ठीक है, टॉप पे रहते हैं वो। बताया था ना मैंने, ये सारी चीज़ें मैंने इसे बता दी थी। सबसे इधर पहले ये उत्पादक हो गए ये, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी यानी तृतीय उपभोक्ता, तो टॉप पे यही लोग आते हैं, सर्वाहारी, है ना। मिलेनियम इकोसिस्टम, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट, ये 2005 में आई थी ये रिपोर्ट, है ना। इसमें 5 चीज़ों पर बात की गई थी, जो ये बताया गया है ना, ये पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया था। ये देखिए, एक व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था, ये प्रोविजनिंग के लिए, समर्थन, सपोर्टिंग, नियंत्रण, रेगुलेटिंग, संरक्षण, ये प्रिजर्विंग वाला, और ये किए कल्चरल, ये 5 इसके वर्ग थे। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। अब पूछा है कि उसमें अलग अलग कि कौन कौन सा किस में पड़ता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसमें 5 सेवाएं थी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये अलग अलग सेवाएं किसमें कौन सा क्या है, जैसे ये खाद्य, अब चूँकि व्यवस्था वाले में क्या आएगा, जो व्यवस्था है प्रोविजनिंग में ही ये खाद्यान्न और जल का उत्पादन व्यवस्था में आता है, यानी प्रोविजनिंग में आता है, ठीक है। जलवायु और रोग का नियंत्रण किस में आएगा, तो ये रेगुलेटिंग वाले में आ जाएगा। थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। विविधता अनुरक्षण किस में आएगा, तो ये आपका प्रिजर्विंग में आ जाएगा, ठीक है, प्रिजर्विंग वाली। पोषण चक्रण और ये जो फसल परागण है, ये किस में आ जाएगा, ये सपोर्टिंग इसमें आ जाएगा, ठीक, सपोर्टिंग में, ठीक। और एक होता है जो कल्चरल वाला, ये कल्चरल में क्या आएगा, धार्मिक, शैक्षणिक, इस तरीके की जो मनोरंजन वाले व्यवस्थाएं हैं वो इसमें आ जाती हैं, इसमें कल्चरल में, ठीक। तो इस तरीके से याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। ये निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारतंत्र है, तो कृत्रिम पारतंत्र कौन सा है, देखिए, तो आपको मैंने बताया था भाई, ये खेत जो है ये कृत्रिम पारतंत्र है, क्योंकि तालाब और वन तो ये सब नेचुरल हैं, ये खेत हो जाता है आपका कृत्रिम। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में, किस इकोसिस्टम में उल्टा बनता है? देखिए, जीव भार का पिरामिड मैंने बताया था, एक तो आपका संख्या का पिरामिड होता है, ठीक, संख्या का पिरामिड, एक होता है जीव भार का पिरामिड। तो जीव भार वाला जो पिरामिड होता है, अगर आप वन में देखेंगे तो वन में क्या होगा,
उल्टा बनता है का मतलब क्या हुआ, उल्टा बनना का मतलब ये हुआ कि ऐसे जीव भार वाला जो पिरामिड है उल्टा, ये तो सीधा हो गया, उल्टा का मतलब ऐसे हो गया। तो ऐसे कब बनता है, जब आपका इधर भार ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी कि कहाँ पे भार ज़्यादा होगा, वन वगैरह में तो नीचे आपका देखिए, वन में जो प्रोड्यूसर हैं, जो उत्पादक हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होती है, उनका भार भी ज़्यादा होता है। तो वन में तो बनेगा नहीं, वन में तो सीधा बनेगा। तालाब में ही है जो कि उल्टा बनेगा आपका, और ना ही घासी मरुस्थल में घास में बनेगा, क्योंकि घास में भी वही है, नीचे ज़्यादा है, यहाँ पे भार भी है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, तालाब में, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, पारतंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो देखिए, सबसे जो अधिक उत्पादकता होती है वो आपकी आती है मतलब महासागरों में, जो सबसे अधिक उत्पादकता आती है महासागर में। तो सबसे पहले यही जान लीजिए कि जो ये चूंकि इसमें दिया हुआ है कौन सा अनुक्रम सही है ना, घटती यानी कि सबसे ज़्यादा जो है, अच्छा इसमें क्या दिया गया है, इसमें घटती पूछा है ना। देखिए, पारतंत्रों की घटती उत्पादकता यानी कि सबसे अधिक किसका, फिर सेकंड ऐसे, मतलब ऐसे घटते हुए में, है ना। तो सबसे कम जो है वो महासागरों की होती है उत्पादकता, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। तो सबसे कम महासागरों की होती है। तो इसमें जब महासागर आप देखिए, और सबसे अधिक जो होती है, अगर दो चीज़ याद रखेंगे, सर्वाधिक किसकी होती है, मैंग्रोव की होती है, और सबसे कम जो होती है वो महासागर की होती है। तो अगर ये दो चीज़ याद रखेंगे तो भी आपको सही उत्तर आपका मिल जाएगा। यानी कि अगर इसको बढ़ते हुए क्रम में भी पूछ ले तो भी याद रखिएगा, जैसे बढ़ते हुए क्रम में ये वाला हो गया, है ना, ये घटते हुए क्रम में हो गया, तो ये याद रखिएगा, ठीक। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम डीप इकोलॉजी जो है उसका शब्द का प्रयोग किया था। तो ये अर्नीज नेज महोदय थे, ठीक है, इन्होंने ही प्रयोग किया था। इकोसिस्टम का एजी चांसले बताया था मैंने आपको, याद रखिएगा। निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती। देखिए, हीलियम पाई जाती है, आर्गन भी पाई जाती है, नियॉन भी है, रेडॉन एक ऐसी गैस है, नोबल गैस है, इनर्ट गैस भी बोलते हैं इन लोगों को। तो ये ऐसी गैस है जो कि आपके वातावरण में नहीं पाई जाती, लेकिन ये ज़मीन के नीचे पाई जाती है, ठीक है। और जब भूकंप आना होता है ना, जब भूकंप आना होता है तो रेडॉन गैस जो है वो बाहर निकलने लगती है ना। ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि इस तरीके से भी प्रश्न पूछा गया है, शायद किसी न किसी परीक्षा में है। अगर नहीं भी पूछा गया है तो अपनी जानकारी के लिए याद रखिए, क्या पता आगे पूछ ले। तो ये भूकंप में के मतलब भूकंप का पता लगाने में भी ये सहायक होती है, यानी कि इन गैसों का निकलना प्रारंभ हो जाता है पृथ्वी के अंदर से। निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है। सही क्रम का मतलब ये हुआ, सही क्रम का सेंस क्या है, उस सेंस को समझ लीजिए तो आप इसको हल करने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। सही क्रम होता है, जैसे सबसे पहले क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है, फिर प्राइमरी जो कंज्यूमर होता है, फिर उसके बाद क्या होता है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, और फिर टर्सियरी जो तृतीय कंज्यूमर होता है ना, तृतीय उपभोक्ता, यानी कि जो टॉप पे आता है, ठीक। ये क्रम है। तो अगर इस क्रम को आप समझेंगे तभी आप कर पाएंगे इसमें कि कौन सा कहाँ पे आएगा इस चीज़ में। तो एक इसमें पूछा है डाइटम क्रस्टेशियाई हेरिंग या क्रस्टेशियाई डाइटम हेरिंग, थोड़ा सा ये अलग शब्दावली है, तो इसलिए आपको हो सकता है कि समझ में ना आए। लेकिन जो ये डाइटम होता है, ये डाइटम क्या समुद्र वगैरह में पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर क्रस्टेशियाई होते हैं, उनको खाते हैं, और उनके ऊपर ये हेरिंग इनको खाते हैं, ठीक है। तो ये इनका क्रम है ये बेसिकली। तो याद रखिएगा, डाइटम, क्रस्टेशियाई, फिर हेरिंग। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं। तो देखिए, जो कवक और ये होते हैं ना बैक्टीरिया, जो कवक और बैक्टीरिया होते हैं, ये आपके कहलाते हैं अपघटक जीव। अपघटक जीव बैक्टीरिया और ये जो जीव होते हैं, ये जो अपघटक जीव होते हैं, इनको प्रकृति का मेहतर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, प्रकृति का मेहतर, यानी स्क्वेंजर्स होते हैं ना, स्क्वेंजर्स, साफ सफाई वाले, इनको बोला जाता है। ये प्रकृति के मेहतर भी कहलाते हैं। 2 और 3 इसका जो करेक्ट आंसर होगा, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सी एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है। जो इकोसिस्टम के बारे में क्या है जो सही नहीं है, इसमें देखिए, तो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि क्या सही नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है, तो बिल्कुल सही है। यह एक कार्यशील इकाई है, बिल्कुल ठीक है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, ये भी सही है। यह एक बंद तंत्र होता है, बंद नहीं होता है भैया, ये ओपन होता है। तो याद रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र ओपन तंत्र होता है ये, है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, मैचिंग में भी इस तरीके से पूछा गया है ये। पारितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या विचार करना है, पढ़िए। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती हैं, ठीक है। ये एक हो गया पहला। दूसरा हो गया कि खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संस्थाओं का जो दूसरे जीव द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है। तो इसमें सही अगर पूछा है, सिर्फ विचार करना है, सही के मामले में केवल एक सही है, ये वाला, ठीक है, कि जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे पर
एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है, बस यही एक सही है, बाकी सही नहीं है। तो इस तरीके से टॉप 30 क्वेश्चन आज के यहाँ पे समाप्त होते हैं। 120 क्वेश्चन हो गए हैं ये, ठीक है। अगला जो एक मतलब एक पोर्शन और लेकर आऊँगा, इसमें करीब 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर इसके बाद दो चार दिन का गैप होगा, नहीं तो ये मैं करवाऊँगा। ये सीरीज़ अच्छी है ये, और बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ है। ये मान के चलिए कि 10 से 12 प्रश्न आपके इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से हर बार पूछे जाते हैं, और बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, ठीक है। ये अगर ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप कर ले जाएंगे ना, PYQ भी कर ले जाएंगे, तो भी आपके ये मान के चलिए कि 70-80% जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से आएगा, यूपी PCS की स्पेशली बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि पसंद आया होगा ये वीडियो, जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलता रहे। इसकी सीरीज़ पूरी बनी हुई है, देख लीजिए आप, ताबड़तोड़ सीरीज़ है, वो भी देख सकते हैं, उसको भी देख लीजिएगा। बहुत सारे प्रश्नों को, बहुत सारे टॉपिक्स को मैंने कवर किया है उसमें, वहाँ से आपके प्रश्न 100% प्रश्न मिलेंगे आपके। ऐसे ऐसे टॉपिक हैं वो, मोस्ट प्रोडक्टिव टॉपिक हैं वो, ठीक है। तो उनको अगर आप देख लेंगे, बहुत बड़े बड़े वीडियोज़ नहीं है, मतलब हार्डली कोई वीडियो होगा जो 10 से 15 मिनट का होगा, अदरवाइज सब 7 मिनट, 8 मिनट, 5 मिनट ऐसे टाइप की वीडियोज़ हैं। तो उनको देख लीजिए आप, ताबड़तोड़ सीरीज़ है। आपका पूरा पॉलिटी वाला मैंने पोर्शन करवाया हुआ है, पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ कि बहुत सारा कवर करवाया है मैंने उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्नों को हल करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। 15-20 प्रश्न आप डेली लगाइए कम से कम, ठीक है। उससे आपकी क्या हो, ये आदत बनी रहेगी, और चीज़ों को आप रिवाइज़ करते रहेंगे, रिकलेक्ट कर पाएंगे, बहुत बेहतर तरीके से आपकी तैयारी होगी, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।